योगी का नाम लेकर मुस्लिमों को डराते हैं। ऐसे विरोधियों को मुस्लिम अफसर ने दिया जवाब, ये योगी का उत्तर प्रदेश है, अब यहां डर नहीं लगता। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जो कभी कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और अव्यवस्थित सिस्टम के लिए सुर्खियों में रहता था, लेकिन आज वही उत्तर प्रदेश लगातार बदलती तस्वीर के साथ एक नए नैरेटिव की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बदलती तस्वीर का एक और दृश्य सामने आया जब योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में 665 नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। ये सिर्फ एक नियुक्ति कार्यक्रम नहीं था, ये एक संदेश था, एक दावा था और एक भरोसा था कि अब उत्तर प्रदेश में मेहनत का सीधा रिश्ता मौके से जोड़ा जा रहा है। मंच पर खड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब संबोधित किया तो उनके शब्द सिर्फ औपचारिक नहीं थे। उन्होंने साफ कहा कि एक भी नियुक्ति प्रक्रिया पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, इतनी पारदर्शी तरीके से नियुक्ति हुई है। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, तो मोदी जी को रोकने के लिए किस किस प्रकार के निम्न स्तरीय प्रयास प्रारंभ हुए हैं, कैसे अफवाह फैलाई जा रही है, कैसे माहौल को दुष्प्रचार में बदलने का काम हो रहा है, कैसे अफवाह फैला करके कि कहीं बोला, जब कोई बोलता है कि साहब वो 14 यानी जो सिलेंडर, रसोई गैस का सिलेंडर 14 किलो का होता है, उसके बारे में कि साहब वो 10 किलो उसमें से खाली हो गया है, अब केवल 4 किलो मिलेगा। किस प्रकार की बचकानी हरकतें लोग करते हैं। कोई झूठी अफवाह फैला करके साहब लॉकडाउन लग जाएगा, फालतू की बकवास करते हैं। ये अफवाहबाज देश का नुकसान कर रहे हैं। जनता के कार्य में जहां किसी भी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, हर एक को दिया जा रहा है, लेकिन चैलेंज केवल भारत के पास नहीं, दुनिया के पास ये चैलेंज है। तो दुनिया के उस चैलेंज को आज के दिन पे कोई ऐसा तो है नहीं कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि खाड़ी में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, हर एक व्यक्ति को मालूम है। तो उस चैलेंज को देखते हुए हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य बनता है कि हम भी इस समय किसी अफवाह पे ध्यान देने की बजाय हम भी देश के अंदर, देश की लीडरशिप के द्वारा जो मार्गदर्शन दिया जाता है, हम भी उसका पालन करें, अफवाह में न पड़े। अगर रसोई गैस का सिलेंडर 25 दिन चलना है घर में, कि हम 7वें दिन लाइन लगाने के लिए क्यों खड़े हो जा रहे हैं? अगर हमारी गाड़ी की टंकी पूरी है और ये गाड़ी की टंकी अगले 4 दिन चल सकती है, तो हम वहां से पेट्रोल निकाल करके और क्यों फिर लाइन में खड़े हो जा रहे हैं? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमें किसी अफवाह में नहीं, जब सरकार आपके साथ खड़ी है, हर स्तर पर खड़ी है। कोविड जैसी महामारी के दौरान मोदी जी ने अपनी परवाह नहीं की, सड़कों पर उतर करके वैक्सीन दिए, हर प्रकार की सुविधाएं दी। तो फिर जब देश की लीडरशिप फ्रंट फुट पर आकर के देश को संबल दे रहा है, तो हम विश्वास खो चुके इन अफवाहबाजों के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? एकदम नहीं पड़ना चाहिए, किसी को नहीं पड़ना चाहिए। और मेरी अपील होगी पूरे प्रदेशवासियों से, इन अफवाहबाजों से जो हमेशा समाज का और देश की अपूर्णीय क्षति करने पर उतारू होते हैं, इनसे हमें सावधान और सतर्क होकर के हमेशा सतर्क होना होगा। क्योंकि जब ये सत्ता में थे, इन्होंने कुछ नहीं किया, न युवाओं के लिए किया, न महिलाओं के लिए किया, न अन्नदाता किसानों के लिए किया, न श्रमिकों के लिए किया, न कामगारों के लिए किया, न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई सुविधा दी, न ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा दी, न अच्छे संस्थान खोले, किसी भी दिशा में प्रयास नहीं किया। और जब जनता ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया,
तो अब वह स्वयं तो बेदखल हो चुके हैं, स्वयं तो विश्वास खो चुके हैं और दुष्प्रचार करके, अफवाह फैला करके पूरे समाज को गुमराह करने का कार्य भी कर रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से सतर्क रहना होगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि संकट के समय, चुनौती के समय अफवाह फैला करके अव्यवस्था फैलाना भी एक प्रकार का राष्ट्रद्रोह है और इस राष्ट्रद्रोह को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करना चाहिए और किसी भी राष्ट्रभक्त नागरिक को इस प्रकार के अफवाह को खंडन भी करना चाहिए और ऐसे लोगों की चुनौती का जवाब देने के लिए आगे आना चाहिए, कहना चाहिए वे गलत बात करते हो, कहां समस्या है, और अगर है हम सामूहिक रूप से देश के साथ मिलकर के समस्या का मुकाबला करेंगे, यही हमारी राष्ट्रभक्ति कहती है और ये हमारा दायित्व भी बनता है। यूपी में सरकारी नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से हो रही हैं। सीएम योगी की इस बात में कितना दम है, नियुक्ति पत्र पाने वाली इस नर्सिंग अधिकारी ने बता दिया। मेरे बाबा आर्मी में थे, तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया था कि तुम भी हमेशा, मतलब तुम भी सरकारी नौकरी करना, ये बहुत गर्व की बात है। तो वो मेरे इंस्पिरेशन। कितने सालों की मेहनत है जो रंग लाई? मैंने 2 साल तैयारी की है। तो ये मैं योगी जी सरकार को बहुत इसलिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इसमें बहुत फेयर सिलेक्शन हुआ है। जैसे पहले होता था कि बहुत चीटिंग होती थी और पैसे देकर, घूस देकर नर्सेस की मतलब कि ज्वाइनिंग कराई जाती थी इंटरव्यू बेसिस पे, पर ऐसा इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। प्री कराया गया, जो एग्ज़ाम है प्री और मेंस 2 फेजेस में कराया गया। तो ये सीबीटी एग्ज़ाम था, तो चीटिंग का तो कोई चांस ही नहीं बनता और रिजल्ट हमारा रातों रात आ गया था और 3-4 महीने के अंदर हमें ज्वाइनिंग भी मिल गई। योगी राज में एक तरफ जहां पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षित माहौल भी मिल रहा है, जिसका सबसे बड़ा सबूत है कार्यक्रम में आई शारिमा सिद्दीकी, जो भारतीय सेना में थी लेकिन अब वो नर्सिंग क्षेत्र में काम करने जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नर्सिंग की नौकरी के साथ अब वो यूपी में ही रहना चाहती हैं, क्योंकि उनके दिल से वो पुराना खौफ निकल गया है जो योगी के सत्ता में आने से पहले कभी यूपी में हुआ करता था। सुनिए सीएम योगी के सामने शारिमा सिद्दीकी साल 2017 के पहले के यूपी और अब के यूपी में आए बदलाव के बारे में क्या कह रही हैं। A very warm good evening to Honorable Chief Minister Adityanath Yogi sir and everyone. I am Sharima Siddiqui. I'm really grateful to God who has given me this opportunity to stand in front of you all and receive my appointment letter through Yogi sir. Thank you sir for this selection which you have made through RML Institute. You have maintained absolute transparency, because of which our hard work has received a fruitful result. And I seriously admire you, sir, because I was in army and I took release from the service and I was not planning to settle down in Uttar Pradesh because I had a wrong picture about the state. But in the coming years, it has really grown up beautifully. Marvelously, our city is growing. So thank you so much. I want to wish you all the very best for your future endeavors. Thank you. Jai. सामने सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे थे और नर्सिंग अधिकारी शारिमा सिद्दीकी जब बोल रही थी तो वो सिर्फ योगी सरकार की तारीफ नहीं थी, उन्होंने डंके की चोट पर योगी विरोधियों को जवाब दे दिया कि कैसे यूपी बदल रहा है। जिस यूपी में कभी गुंडे माफियाओं का बोलबाला था, उस यूपी में अब कानून का राज है और यही भरोसा शारिमा सिद्दीकी जैसी महिलाओं को यूपी में सुरक्षित रहने की ताकत देता है, जो किसी भी राज्य के विकास में सबसे अहम होता है, धारणा का बदलना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन मुस्लिमों को विपक्षी पार्टियां योगी का डर दिखाती थी, वही मुस्लिम अब सामने आकर सीएम योगी के काम की तारीफ कर रही हैं। और ये बदलाव यूं ही नहीं आया है। योगी सरकार ने एक तरफ जहां सबका साथ सबका विकास के तहत बिना किसी भेदभाव के यूपी की जनता तक सरकारी सुविधाओं को पहुंचाया, तो वहीं दूसरी तरफ कानून तोड़ने वाले गुंडे बदमाशों की अकड़ तोड़ने का भी काम किया, जिसने यूपी की जनता को एक सुरक्षित माहौल दिया और बड़े से बड़े उद्योगपति भी अब यूपी में निवेश करने आ रहे हैं। लेकिन योगी विरोधियों को यूपी में आया ये बदलाव शायद नजर नहीं आएगा। वो तो शारिमा सिद्दीकी को भी योगी की तारीफ करने के लिए टारगेट करने लगेंगे। यकीन नहीं तो एक मुस्लिम मुजीब सिद्दीकी का ये ट्वीट देख लीजिए, जो शारिमा सिद्दीकी के खिलाफ अपनी भड़ास निकालते हुए कह रहा है,
सीएम के सामने बोलने की अनुमति उन्हीं को होती है जो दलाली कर सकें, और इन दीदी ने खूब तारीफ कर दी। ऐसी मानसिकता वाले और भी लोग होंगे जिन्हें यूपी के विकास से मतलब नहीं है, उन्हें बस योगी का विरोध करना है। और जो लोग योगी सरकार की तारीफ कर रहे हैं उनका भी विरोध करना है। ऐसी मानसिकता वालों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इसी कार्यक्रम में सीएम योगी ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। मैं आस्था में विश्वास करता हूं, सबकी आस्था का भी सम्मान करता हूं, लेकिन अंधविश्वास को कतई नहीं मानता, एकदम नहीं मानता। मुझे बोला गया था कि नोएडा नहीं जाना है। मैंने कहा क्यों? कहा वहां सीएम नहीं जाते। तो मैंने कहा क्या नोएडा यूपी से बाहर है? कहा नहीं साहब, ये मान्यता है कि सीएम उतर जाएंगे कुर्सी से। तो हमने कहा भी कुर्सी से तो एक दिन कुर्सी को जाना ही है, तो कुर्सी के मोह में हम क्यों पड़े? मैं जाऊंगा वहां जरूर। और मैं गया था, वहां पे। जब मैं गया तो मैंने देखा क्यों ये लोग बोलते थे, तो पता लगा वहां 4 लाख मामले बिल्डर और बायर्स के। आप सोचो 15 साल, 10 साल, 20 साल पहले लोगों ने अपनी पूरे जीवन भर की कमाई बिल्डर को दे दी मकान के लिए, फ्लैट देने के लिए, और बिल्डर पैसा दबाए बैठा है, पैसा नहीं दे रहा है, वो मकान नहीं दे रहा है, कब्जा नहीं दे रहा है। बड़ी हाई राइज बिल्डिंग खंडर के रूप में बदल रही है। मैंने बैठक की अथॉरिटी की, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी। तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी मेरे पास आया, उसके सीईओ आए, कहा साहब हम पे 6000 करोड़ का कर्जा है। दूसरी अथॉरिटी से मैंने कहा, उसने कहा साहब हम पे 3000 करोड़ का कर्जा है। तो मैंने कहा यार मैं कहां फंस गया हूं, वो तो सब भिखमंगे हैं। अब इन भिखमंगों से मैं बोलूं कि तुम इन 4 लाख लोगों को मकान दो, तो मैं फंस गया वहां पे। मैंने कहा ये मेरी स्थिति बड़ी अजीब सी है। लेकिन मैंने वहां पे पहले बायर से मैं बातचीत किया, उन्होंने कहा उनकी रो रहे थे साहब, पूरी जीवन भर की हमने कमाई लगा दी, हमें मकान नहीं मिला है, हम बैंक से कर्जा भर रहे हैं, बैंक का कर्जा बढ़ता जा रहा है। मैं बिल्डर के साथ मिला तो बिल्डर अलग से रोए, कहते हैं साहब हमने पैसा लगाया, लेकिन उस समय की सरकारों ने हमें पूरी तरह निचोड़ दिया है, हमारी सामर्थ्य नहीं है। मैंने कहा सामर्थ्य हो न हो, इन गरीबों को मकान तो देना ही पड़ेगा आपको, इन 4 लाख लोगों को मकान देना पड़ेगा। आप दीजिए, मैं पॉलिसी बनाने की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन आप पहले मकान दीजिए। फिर मैंने अथॉरिटी से कहा, मैंने कहा कार्य पद्धति ठीक करो। हमने रिफॉर्म किए, कार्रवाई प्रारंभ की, भ्रष्ट तत्वों को वहां से बाहर का रास्ता दिखाया, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 4 लाख लोगों को हम मकान दे चुके हैं। जो अथॉरिटी मेरे सामने कहती थी कि हमारे पास पैसा नहीं, हम तो कर्ज में हैं, आज उसके पास 6000 करोड़ का सरप्लस है। आज दुनिया का सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी और सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट भी वहां पर है, और वहीं पे ये मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है जो मैं भी चर्चा कर रहा था, ये सब कुछ वहीं हो रहा है। ये उस अंधविश्वास को मानने वाले लोग कौन थे जो भारत की आस्था पर उंगली उठाते हैं? मुख्यमंत्री रहते हुए वहां नहीं गए, लेकिन अपनी विभाजनकारी राजनीति के लिए फिर आज नोएडा पहुंच गए, ग्रेटर नोएडा पहुंच गए। बहनों और भाइयों, इनके चेहरे को देखो तो उस समय वहां के विकास के लिए ये बॉटलनेक थे। उस समय इन्होंने वहां बाधाएं खड़ी की, बैरियर खड़े किए। आज किस मुंह से विकास की बात करते हैं?